हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लेंटिल की खेती पर। लेंटिल टुडे विल डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ लेंटिल। तो लेंटिल जो है एक लेग्यूम कुल की क्रॉप है। लेंटिल जिसका बॉटेनिकल नेम लेंस लेंस एस्कुलेंटा होता है। बॉटेनिकल नेम जो होता है इसका लेंस एस्कुलेंटा होता है। जितना भी बॉटेनिकल नेम होता लिखा जाता है, जो बॉटेनिकल नेम वो हमेशा या तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है या फिर उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। और ये दलहनी कुल यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 12 बराबर 14 होते हैं। और ये मुख्यतः रबी सीजन की क्रॉप है। रबी सीजन ये रबी सीजन की क्रॉप है। तो रबी सीजन की क्रॉप जो होती हैं इनकी बुआई, इनका सोइंग टाइम जो होता है वो अक्टूबर टू नवंबर होता है ना। तो अक्टूबर टू नवंबर होता है। देखिए रबी क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर टू नवंबर हो जाती है। इसलिए कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएंगी, जैसे कि इसके लिए क्लाइमेट कैसी चाहिए। तो इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट सुटेबल होगी। फेवरेबल टेम्परेचर क्या होगा? फेवरेबल टेम्परेचर। तो इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल टेम्परेचर माना जाता है। अब 18 से 30 डिग्री टेम्परेचर यही नॉर्मल टेम्परेचर रहता है किस समय? अक्टूबर नवंबर में, इधर सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि क्लाइमेट कैसी चाहिए। जैसे कि अगर कोई फसल हम खरीफ सीजन में उगा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कैसी हो जाएगी? हॉट एंड ह्यूमिड या हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर रबी सीजन क्रॉप है तो उसकी क्लाइमेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कोल्ड क्लाइमेट। सोइंग टाइम क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो रबी है अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो लेंटिल की हम बात कर रहे थे, तो लेंटिल को इसको क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में। पहला है बोल्ड सीडेड और दूसरा है स्मॉल सीडेड। तो इसकी जो बोल्ड सीडेड है लेंस एस्कुलेंटा सब स्पीसीज माइक्रोस्पर्मा लेंस एस्कुलेंटा एंड सब स्पीसीज माइक्रोस्पर्मा। ये जो है मोस्टली कहां पर कल्टीवेशन इसका होता है? इसका अमेरिका में कल्टीवेशन, और इसका ओरिजिन भी अमेरिका माना गया। लेकिन माइक्रोस्पर्मा जो स्मॉल सीडेड जो है इसकी सब स्पीसीज क्या है? माइक्रोस्पर्मा। तो ये जो है इसका ओरिजिन क्या है? अफ्रीका। इसीलिए जो लेंस एस्कुलेंटा यानी कि जो लेंटिल है इसका ओरिजिन प्लेस क्या माना गया है? इसका ओरिजिन प्लेस माना गया है इजिप्ट। इसका ओरिजिन प्लेस इजिप्ट माना गया। अब देखिए ये बोल्ड सीडेड जो है इसका अमेरिका, और ये माइक्रोस्पर्मा इसका क्या? अफ्रीका। अब हम बात कर लेंगे इसकी सीड रेट की। तो देखिए सीड रेट जो है इसमें बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का आ जाता है कि क्रॉप हम जल्दी टाइम ऑफ सोइंग के अकॉर्डिंग इसको सीड रेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम टाइमली या अर्ली सोइंग करेंगे। टाइमली सोइंग अगर करेंगे हम तो इसमें करीब करीब 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगेगा। जब हम बुआई कब कर देंगे? अक्टूबर से मिडिल अक्टूबर, मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। एंड अगर हम इसी की बुआई लेट नवंबर से कर रहे हैं तो सीड रेट जो है वो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक हो सकती है। लेट नवंबर अगर करेंगे तो 50 से 60 ग्राम पर हेक्टेयर होगी। और इसकी डेप्थ ऑफ सोइंग भी 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखते हैं। अच्छा, डेप्थ ऑफ सोइंग से ज्यादा है जो जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी दलहनी फसल में किस टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। तो जो दलहनी फसलें होती हैं तो उनमें किस टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है? तो दलहनी फसलों को मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी? खरीफ और रबी, दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है।
तो खरीफ में पिजन पी को छोड़कर जितनी क्रॉप्स होती हैं उनमें जर्मिनेशन कैसा होता है? ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है किसमें? पिजन पी को छोड़कर। तो पिजन पी को छोड़कर कौन कौन सी हो जाएंगी? ग्राउंड नट हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा इसमें? ग्राउंड नट, काउपी, ग्राउंड नट आ जाएगा, काउपी आ जाएगा, और क्या आएगा इसमें? ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। इनमें सब में जर्मिनेशन किस टाइप का हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ईपीजीएल, मतलब कि ऐसा अंकुरण, ऐसा जर्मिनेशन जिसमें इसके कॉटिलीडन यानी कि सीड, ये बीज पत्र जो है ये ऊपर आ जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन जितनी भी खरीफ सीजन क्रॉप्स होगी उनमें ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? इसमें केवल पिजन पी जो है खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन इसमें जर्मिनेशन कैसा होगा? जर्मिनेशन इसमें होगा हाइपोजियल, मतलब इसके बीज पत्र नीचे ही रह जाते हैं। उसी तरीके से रबी क्रॉप्स जो हैं इनमें जर्मिनेशन कैसा होता है? हाइपोजियल टाइप का होता है, यानी कि इसके बीज पत्र नीचे रह। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है? राजमा एक ऐसी फसल है जो रबी में उगाई जाती है, लेकिन इसमें जर्मिनेशन कैसा होता है? ईपीजीएल, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं रबी, जैसे कि चिकपी, फील्ड बी और लेंटिल, तो इनमें जर्मिनेशन कैसा होगा? हाइपोजियल, मतलब कि जो रबी क्रॉप्स हैं उनमें जर्मिनेशन, टाइप ऑफ जर्मिनेशन होगा हाइपोजियल। लेकिन राजमा एक ऐसा है जो रबी क्रॉप भी है और जर्मिनेशन ईपीजीएल है, एक्सेप्शन। और उसी तरीके से खरीफ क्रॉप जो होती है उनमें जर्मिनेशन कैसा होगा? ईपीजीएल, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पिजन पी। अरहर एक ऐसी फसल है जो खरीफ क्रॉप है, लेकिन फिर भी इसमें जर्मिनेशन कैसा होगा? हाइपोजियल। तो ये जर्मिनेशन से रिलेटेड बात हो गई, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, खासकर जो एक्सेप्शन है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात कर लेंगे फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर से पहले सॉइल जानने की कैसी चाहिए, तो इसके लिए मोस्टली लोमी या एलुवियल सॉइल, वही मोस्ट कॉमन सॉइल जो है इसकी। फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर देखिए जो सीरियल्स क्रॉप्स होती है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा डाली जाती है, लेकिन जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती हैं उनमें हम नाइट्रोजन की मात्रा कम डालते हैं। क्यों कम डालते हैं? क्योंकि इसकी जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ लेंटिल वर्क द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, तो इसकी जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं तो नाइट्रोजन डाले ही क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक टाइम होता है। कैसे कि अगर मान लो कि हमने ये सीड सोइंग कर दिया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे निकलेगा और ये निकलने के बाद तुरंत जो है इसकी जो हल्की भी जड़ ये निकली तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक टाइम होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होगा? लगभग 25 से 30 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 25 से 30 दिन बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य शुरू हुआ। तो बुआई के 25 से 30 दिन तक जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसके लिए हम 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देते हैं, जबकि इसमें फास्फोरस करीब 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, और 25 किलोग्राम जिंक भी देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये लेंटिल की बात हो गई। अगर यील्ड की बात करें, यील्ड तो इसकी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। यील्ड से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कहीं पर भी, ये तो एक क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यील्ड ही होता है, तो इसलिए हमको इसमें बताना तो पड़ेगा ही। और इसमें प्रोटीन की मात्रा लेंटिल में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? प्रोटीन कंटेंट हो जाएगा 25%। लेंटिल में प्रोटीन 25% पाई जाती है। तो ये लेंटिल क्रॉप के बारे में
मामूली सी जानकारी हो गई, जिससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि टीईटी, पीजीटी और या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।